और वर्षधर शब्द जो आया है वो पर्वत के अर्थ में आया है। इन क्षेत्रों को विभाजित करने वाली दीवालों को हम पर्वत कहते हैं। क्या नाम है उनका? पूर्व से अपरायता यानी पश्चिम तक बढ़े हुए। देखो पूर्व दिशा से कैसे गए हुए हैं? पश्चिम। यहाँ पे जो बनाया है पूर्व से पश्चिम तक जाते हुए हिमवन, बोलिए महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मिण, शिखरिण। कितने पर्वत हो गए? बस 6 पर्वत और 7 क्षेत्र। ये कैसे हैं? तो बहुत सुंदर बताते हैं। देखो हेमार्जुन, तपनीय, वैडूर्य, रजत हेममयाः। जैसे जैसे पर्वत के नाम लिए क्रम से जोड़ते जाओ। हिमवन पर्वत सोने के रंग का, महाहिमवन पर्वत चांदी के रंग का, निषद पर्वत तपाए हुए सोने के समान वर्ण का, नील पर्वत नीलमणि वैडूर्य मणि के समान, और उसके बाद रजतमय है आपका कौन सा? रुक्मिण पर्वत, और शिखरिण पर्वत जो है वापस सुवर्ण के समान वर्ण वाला है। देख लीजिए, पहला और आखिरी सोने के वर्ण वाला, दूसरा और चौथा चांदी के रंग वाला, और तीसरा और चौथा ये जो दोनों बनाएंगे, एक तो हो गया वापस तपाए हुए सोने के समान, और एक हुआ वैडूर्य मणि नीले रंग की जो मणि है उसके समान। क्या है भाई? और कुलाचल आदि जो पर्वत हैं वो पर्वत किस प्रकार के आकार वाले हैं? हमने तो आज तक ऐसा मान करके चले हैं या फिर ऐसा होगा, पर नहीं, ये ऐसा है। कैसा है? देखो मणि विचित्र पार्श्वा ऊपरी मूले, ऊपरी नहीं ऊपरी मूले चतुल्य विस्ताराः, यानी विचित्र विचित्र यानी सुंदर सुंदर मणियों से खचित है जिसका पार्श्व। ऊपरी मूले, ऊपर में और मूल में, तुल्य विस्ताराः यानी एक समान विस्तार वाले हैं। ऐसे मत मान करके चलना कि जैसे हमारा पर्वत था ऐसा ही होंगे, किंतु ऊपर और मूल में एक समान विस्तार वाले हैं। जब हम लोग कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े होते हैं तो आचार्य कहते हैं हमारे मस्तक का ऊपरी जो चौड़ाई है और पैरों की जो चौड़ाई है वो बराबर आनी चाहिए। और सबसे सुंदर संस्थान वही माना जाता है जहां सिर की चौड़ाई, कमर की नाप और पैर का नाप। लोग कहते हैं ना किसी पुरुष की कमर पतली हो जाए, अरे ये क्या औरतों जैसी कमर? ये औरतों जैसी कमर नहीं है, ये संस्थान में श्रेष्ठ कमर मानी गई है कि जिसमें मस्तक की चौड़ाई, कहते हैं सिर बड़ा सरदार का और पैर बड़ा गंवार का। हमारे तो बहुत बड़े बड़े, पता नहीं कौन से गंवार है। आचार्य कहते थे घबराओ मत, गवार का मतलब महेंद्र भाई ऐसे हंसो मत, जो गम पर वार कर दे वो क्या कहलाता है? गवार कहलाता है वो। तो आगे बढ़ते चलिए। पद्म महापद्म, तिगिंच केशरी, महापुंडरीक पुंडरीका, हृदास्तेषामुपरि। मतलब जो आपके जो पर्वतों के नाम बता दिए ना, इन्हीं पर्वतों के ऊपर ये तालाब हैं, पद्म तालाब। क्रम से लगाना सब में है ना, एक बार क्रम बता दिया गया, अब आप सीक्वेंस लगा लीजिए। पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक नाम के तालाब हैं। कितने लंबाई चौड़ाई वाले हैं? प्रथमो योजन सहस्रायामस तदर्ध विष्कंबो रदह, यानी 1000 योजन लंबा। और जितनी लंबाई है उससे आधा उसकी चौड़ाई, और 5 मतलब क्या हुआ? 500 योजन की चौड़ाई। 1000 योजन लंबा तो 500 योजन क्या हो गई उसकी? भाई गहराई भी तो बताओ, जल्दी क्या पड़ी है आपको? भूख लग रही है क्या? 10 योजनावगाह। आचार्य महाराज कह रहे हैं बेटा इस तालाब की तो हम गहराई बता सकते हैं, लेकिन तुम्हारे मन की गहराई हम, कितनी इच्छाओं की गहराई है बताया ही नहीं जा सकता। मन तो बिल्कुल कैसा है? सुराही के समान है। जैसे मुंह कितना सा होता है और पेट क्या होता है?
भैया किलोमीटरों तक आते जाती हैं, ये ध्यान रख के चलना। जब समाधि संलेखना चलती है ना, आदमी बिना पानी पिए महीना महीना टिक जाता है। पता है क्यों? क्योंकि पुराना मल बड़ा रहता है अंदर, और जब तक उस मल का निष्कासन नहीं होता तब तक समाधि नहीं। अभी आपके सामने दो दो तीन तीन उदाहरण दे दूं मैं आपको। अभी समाधि हुई जिन महाराज की समाधि सागर जी की हरोली में, उनका 8-8 दिन तक पानी नहीं गया, फिर भी क्या स्थिति बनी कि उनकी समाधि नहीं हो रही। मैंने उसी दिन महाराज से कहा था, महाराज कैसे भी करके इनका मल खिसकना बहुत जरूरी है। भले ही डॉक्टर ज्यादा नहीं समझते, हमने देख लिया इन सब केसेस में, ये अनुभवी साधु ही समझने वाले, अनुभव सागर नहीं बोल रहे हम, अनुभवी साधु ही समझ पाएंगे। कितना भी बोलो पेट खाली पेट खाली पेट खाली, लेकिन याद रखना आंतों में कम से कम 1.5 से 2 किलो मल हमेशा रहता है। जैसे आगम में कहा है ना, 1.5 गुण हानि प्रमाण द्रव्य हमेशा विद्यमान रहता है, ऐसे 1.5-2 किलो मल हमेशा शरीर, और उसी की गर्मी से आदमी जिंदा है। नहीं वो गया, वो देख लो खिसकने के बाद 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर जीव की प्राण छूट जाते हैं। जय सागर जी महाराज क्या बेड़िया में समाधि चल रही थी, वो भी ऐसी स्थिति में फंस गए, चातुर्मास का समय सामने, अब क्या किया जाए। तब वो हुआ, वही उनका भी मल खिसका अम्मा जी का, और बस 3 घंटे बाद उनकी समाधि। यहां भी यही हुआ कि उनका मल खिसका, उसके बाद ही समाधि। और ये भी ध्यान रखना कि मल के खिसकने के बाद जीव की आकुलता बिल्कुल समाप्त हो जाती है। ये सारा का सारा मल के कारण। ये ध्यान रखना, मल शक्ति भी है और आपकी शक्ति को नुकसान परेशान करने वाला भी। तो 10 योजनावगाह, कितने योजन का अवगाहन है? 10 योजन गहराई वाला है। कितनी लंबाई हो गई? 1000 योजन। कितनी चौड़ाई? 500 योजन। और कितनी गहराई? उसके आगे क्या है? आगे नहीं, उसी के अंदर है। सुनो भाई, तन मध्य योजनम पुष्करम, 1 योजन विस्तार वाला सुंदर सा कमल का पुष्प वहां पर है, लेकिन पृथ्वी कायिक है। क्या है बोलो? वनस्पति कायिक नहीं है। लोग उसको वनस्पति कायिक मानते हैं, वह पृथ्वी कायिक पुष्करम कमल है। तद्विगुण द्विगुणा हृदाह पुष्कराणि च, यानी क्रमशः बढ़ते चले जाओ। पद्म से दुगना महापद्म, महापद्म से दुगना तिगिंच, बस आगे मत बढ़ना। फिर आधा आधा होना है। उत्तरा दक्षिण तुल्य अभी सूत्र आएगा आपके सामने, ठीक है ना। और क्या करना? जितना बड़ा तालाब उससे अगले वाले में दुगना, अगले वाले में दुगना। विदेश क्षेत्र के आते तक डबल डबल करो, फिर इक्वल उस तरफ बराबर हो जाएगा पूरा, है ना। तालाब भी, उसके बाद वहां पर पर्वतों की ऊंचाई चौड़ाई भी, और आपका जो कमल है उसकी ऊंचाई चौड़ाई भी, ठीक है ना। आगे बढ़े भैया, ये इसमें क्या है कमलों में? तो कहते हैं तन्निवासिन्यो देव्य श्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्य पल्योपम स्थितयः ससामानिक परिषत्काः। 1 पल्य की आयु वाली, कितनी पल्य की आयु वाली? देखो एक ही सूत्र में सब कर दिया उन्होंने। 1 पल्य की आयु वाली श्री री धृति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी, ये 6 देवियां अपने अपने कमलों की पंखुड़ियों पर निर्मित भवनों में सामानिक और पारिषद जाति के देवों के साथ निवास करती हैं। इसका अर्थ ये मत लेना कि ये देवियां पतियों के साथ निवास करती हैं। कुछ सामानिक जाति के और पार्षद जाति के देवों का निवास भी वहां पर है। ये कौन होते हैं? ये 4th अध्याय में अपने को ज्ञात हो जाएगा, ठीक है ना। अब इनमें नदियां देख लीजिए। तालाब अकेले नहीं, पानी भरेगा तो पानी बाहर भी तो निकलेगा। गंगा सिंधु रोही द्रोहितास्या, यहां सही बोला, आगे में पीछे गड़बड़ हुआ। रोही द्रोहितास्या, संधि हुई है ना, रोहित रोहितास्या, तो रोही द्रोहितास्या। हरि धरिकांता, हरित हरिकांता था, संधि होके क्या बन गया? हरित धरिकांता। सीता सीतोदा, नारी नरकांता,
सुवर्ण रूप्य कूला रक्ता रक्तोदाह सरितस्तन मध्यगाह। उनके मध्य से निकलने वाली नदियों के नाम बता दिए। गंगा सिंधु, रोहित रोहितास्या, हरित हरिकांता, सीता सीतोदा, नारी नरकांता, सुवर्णकूला रूप्यकूला, रक्ता रक्तोदाह। हम आपको स्पष्ट कल बता चुके हैं, प्रथम और अंतिम इन दो क्षेत्रों पर स्थित तालाबों से 3-3 नदियां निकलेंगी और शेष तालाबों से 2-2। द्वयोर द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः, मतलब हर क्षेत्र में तो 2 नदी रहेगी, भारत में भी 2 है, लेकिन पहाड़ों से निकलने में अंतर हो जाएगा। तो पहले क्षेत्र में गंगा सिंधु, दूसरे क्षेत्र में रोहित रोहितास्या। कहां से निकालना है वो मैं कल आपको नक्शा बना करके समझा चुका हूं। पूर्व की नदी जो है वो पश्चिम दिशा के समुद्र में जाकर मिलती है। शेषास्त्वपरगाः, मतलब शेष बची जो सेकंड नंबर की नदियां हैं वो पश्चिम दिशा के समुद्र में जाकर मिल जाया करती हैं। चतुर्दश नदी सहस्त्र परिवृता गंगा सिंधवादयो नद्यः। एक एक गंगा सिंधु आदि नदी से प्रत्येक से 14,000 महानदियां निकली हैं, छोटी छोटी। जैसे आपकी नाड़ी देखो, एक नाड़ी दिख रही है मगर बगल से नसें कितनी सारी निकली हैं, इसी प्रकार से। और ये ध्यान रखना, पुनः कहूंगा, जो गंगा नदी से निकला है, सिंधु से निकला है, रोहित रोहितास्या में डबल हो जाएगा, फिर उसके बाद आगे वाले में डबल, विदेश क्षेत्र आते तक डबल डबल, फिर वापस इक्वल और हाफ हाफ होता चला जाएगा। भरतः षड्विंशति पंच योजन शत विस्तारः षट चैकोन विंशति। अरे जोर से मारो, षट चैकोन विंशति। ऐसे भी नहीं, ये डंडा मारे, षट ऐसे नहीं करना, माइक पे लग जाएगी नहीं तो। षट चैकोन विंशति भागाः योजनस्य। आचार्य महाराज जी तत्वासूत्र पढ़ाते थे तो वो ऐसे क्या करते थे, खूब भारी भारी हो जाते। वो एक दिन में एक अध्याय पढ़ाना है पूरा, 10 दिन पर्यूषण में, तो सब भारी भारी लगे तो बीच बीच में ऐसे ही करते थे। कोई महाराज जी ने बोला षट बोले तो एक महाराज ने बोले षट। आचार्य जी बोलते तुम माइक पे बोलेगे तो तुम्हारे से माइक फूट जाएगा, या तो तुम्हारे दांत टूट जाएंगे नहीं तो माइक निकल जाएगा पूरा का पूरा। तद्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षदर वर्षाः विदेहांताः। देखो जो बताया था वो आ गया कि यहां से लेकर भरत से लेके विदेह तक डबल डबल लेते जाना, फिर उत्तरा दक्षिण तुल्याः। सुमेरु पर्वत से लाइन खींच दो एक पूरी की पूरी, तो जैसा उत्तर में है वैसा ही दक्षिण वाला, जैसा जैसा नाप लो, इधर का क्षेत्र उधर के क्षेत्र के बराबर है। भरता षड्विंशति, एक सूत्र छूट गया, सूत्र बोला था अर्थ नहीं बताया है ना। हाँ, वो षट के चक्कर में काम बिगड़ गया आपका, कोई बात नहीं। भरत क्षेत्र का विस्तार कितना बताया है, 526 सही 6/19 योजन। क्या सुना, 526 सही 6/19 योजन। और सरल भाषा में कहूं तो एक योजन में 19 भाग कर लो। एक योजन के कितने भाग कर लो, 19 भाग कर लो, उसमें 6 भाग अधिक, इतना जो है वो जम्बू इसका पूरा भरत क्षेत्र का विस्तार है। यानी जम्बू द्वीप के आपने कितने भाग करे, जम्बू द्वीप का कितना, जम्बू द्वीप कितने प्रमाण का है बोलो, 1 लाख योजन का। इसमें से 526 किया एक, तो ये तो हो गया, और 6 भागों में से 6/19 और लगा लो, तो ऐसे करने पर इतना विस्तार। और सरलता से समझे तो 526 योजन लगभग, आपकी शुद्ध भाषा जो बनियों की भाषा बोलते हैं, कितना अप्रोक्सीमेट 526 योजन प्रमाण का है। वह अप्रोक्सीमेट कितना है, 526 सही 6/19 योजन।
है 10 ऐसा आ जाएगा। महायोजन है भैया, पहले ही बता दिया, क्षेत्र संबंधी जितना भी है महायोजन से चलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास अन्य भी है, हमारे पास पूरे राइटिंग में लिखा हुआ है 526 सही 6/19 योजन, हेमवत क्षेत्र 2105 सही 5/19 योजन आदि हमारे पास बना हुआ है। आप भी गणित से डबल डबल करके बनाते जाइएगा। चलिए, भरत ऐरावत योर, भर तैरावत योर, जहां संधियां हुई है ध्यान दीजिएगा। भर तैरावत योर वृद्धिरासौ षट सम्याभ्या मुत्सर्पिण्य व सर्पिणीभ्याम। क्या हुआ भाई? भरत और ऐरावत क्षेत्र में वृद्धि और ह्रास होता है षट समयों के माध्यम से, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के माध्यम से। अब तो आप ज्ञानी जीव हो, आपको पता है उत्सर्पिणी क्या है, अवसर्पिणी क्या है। अगली बार अगले भाव में हम भूल जाए तो हमको पढ़ा दीजिएगा। ताभ्याम अपरा भूमयो वस्थिताः, यानी भरत ऐरावत को छोड़कर जितनी भूमियां हैं वो सारी अवस्थित है, अपरिवर्तनीय है, या आपके शब्दों में शाश्वत है। एक महिला से लगभग 30 साल पहले मिली थी। उससे पूछा, भैया तेरी उम्र कितनी है? तो उसने कहा 36 साल। वो 2 साल बाद फिर मिली, बोले भाई तेरी उम्र कितनी है? बोले 36 साल। फिर 2 साल बाद मिली, भाई तेरी उम्र कितनी है? बोले 36 साल। और 2 साल बाद मिली, जिज्जी तेरी उम्र कितनी है? बोले 36 साल। बोले इतने साल से पूछ रही हूँ, 36 के 36 साल। बोले भैया ठकुराइन की जबान है, बदलेगी? ये भी शाश्वत भूमियां हैं, बदलेंगी नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकद्वी त्रिपल्योपम स्थितयो हैमवतक हारिवर्षक दैव कुरवकाः। वेरी गुड। देखिए आप, 1 पल्य, 2 पल्य और 3 पल्यम की स्थिति वाले हेमवत में, हरिवर्ष में और देवकुरु और उत्तर कुरु में हुआ करते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, हेमवत में मध्यम जघन्य भोग भूमि है, हरि में मध्यम है और देवकुरु में उत्कृष्ट भोग भूमि है। और उसके बाद के तथोत्तराः